नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप सबको पता है कि परीक्षा के बहुत कम समय रह गया है, तो परीक्षा के कम समय को ध्यान में रखते हुए आपके एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम लोग कराएँगे, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे पेपर में ही बनते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको हम कराएँगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको पहला सवाल से शुरुआत करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है आपका, बहुत गौर से देखिएगा। लिखा हुआ है परीक्षा बांध कौन-सी नदी के ऊपर है? तो परीक्षा बांध के बारे में आप ध्यान रखना। परीक्षा बांध पहली बात तो सवाल आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा है कहाँ पर? तो परीक्षा बांध आपका कहीं और नहीं है, झांसी के भीतर है। और झांसी आपका जाना जाता है किसके लिए? एक तो चारा अनुसंधान केंद्र के लिए। चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तब भी आपसे पूछेगा कि चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो चारा अनुसंधान केंद्र कहीं और नहीं है, यहीं पर है। और झांसी अपने ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के लिए भी जानी जाती है। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है, इसका निर्माण भी कहाँ पर किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी आपकी झांसी के लिए ही है। और आने वाले समय में झांसी के लिए मेट्रो परियोजना प्रस्तावित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा। इसका सही उत्तर आ जाएगा बेतवा। तो बेतवा नदी इसका सही आंसर आ जाएगा। और बेतवा का पुराना नाम क्या है? वेत्रवती। कई क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेतवा का पुराना नाम क्या है, तो वेत्रवती इसका पुराना नाम है, ये ध्यान रखना। और सोन नदी एक ऐसी नदी है जो कहा जाता है इसके अंदर सोना पाया जाता है। एक ऐसी नदी है जो सोना पाया जाता है। अगर प्रदेश की बात करें तो ये सोनभद्र से प्रवेश करके निकलती है, सोनभद्र में प्रवेश करके बहती है, और उसके बाद ये गंगा नदी से आगे जा करके बिहार में मिल जाती है सोनभद्र नदी, सोन नदी। चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है, ये महू के समीप से एमपी में निकलती है। और ये राजस्थान की एकमात्र सदानीरा नदी है, ये ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंबल नदी के ऊपर कौन कौन सी बांध परियोजनाएं आपकी निर्मित हैं, जो पेपर में खूब पूछी जाती हैं कि चंबल के ऊपर कौन कौन सी बांध परियोजनाएं बनी हुई हैं। अगर हो पाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे। चलिए, तो उत्तर आपको मिल गया है। अगले सवाल की ओर बात करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? लिखा हुआ है बुंदेलखंड में कुल कितने जनपद आपके आते हैं? यानी बुंदेलखंड जो आपका है उसके भीतर कुल कितने जनपद आपके आते हैं? 5, 7, 8, 10। देखिए, बुंदेलखंड के बारे में जैसे ही नाम आता है तो बुंदेलखंड ध्यान रखना, एक तो एमपी में फैला हुआ है आपका, दूसरा आपका यूपी के भूभाग में फैला हुआ है, यानी कि दो अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। जिनमें यूपी के अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें कुल 7 जनपद आते हैं। कितने आते हैं? 7 जनपद। इस आधार पर हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो 20 का सही आ जाएगा। बुंदेलखंड का कई परीक्षाओं में पुराना नाम पूछा जाता है, इसका पुराना नाम क्या है? तो जेजाक भुक्ती। ध्यान रखना, इसका पुराना नाम क्या है? जेजाक भुक्ती इसका पुराना नाम है। पेपर में खूब पूछा गया कि बताइएगा इसका पुराना नाम क्या है। तो जेजाक भुक्ती किसी और का नाम नहीं है, इसी का ही नाम है। और बुंदेलखंड के अंदर चेदी महाजनपद स्थित था। 16 महाजनपदों में से एक चेदी महाजनपद ऐसा था जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। ये बुंदेलखंड के भाग में ही स्थित था। अगर आपसे ये पूछ ले कि टोटल महाजनपद प्रदेश में कितने थे, तो महाजनपदों की कुल संख्या 8 थी, यानी 8 महाजनपद यूपी के अंदर स्थित थे। ये भी पेपर में कई जगह पर पूछा गया है। हो सकता है सवाल आपसे दोबारा पूछ लिया जाए, तो खैर उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। अगले सवाल की ओर बात करेंगे। अगला सवाल कह रहा है गहड़वाल वंश का शासन कहाँ पर था? देखिए, गहड़वाल वंश के बारे में जब प्रारंभिक रूप से बात करोगे ना, तो गहड़वाल वंश शुरू शुरू में वाराणसी में स्थापित हुआ था। वाराणसी के भीतर स्थापित हुआ था, और इसके संस्थापक कोई और नहीं थे, चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। यानी चंद्रदेव को माना जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। अब लेकिन ये कालांतर में वाराणसी से कहाँ पहुंच गया? वाराणसी से पहुंच गया कन्नौज। तो कन्नौज के अंदर आपको पता है कि वही जयचंद इसी वंश का शासक रहा। ठीक है, तो कन्नौज से ही तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्त के साथ विवाह किया ना, तो कन्नौज इसका सही उत्तर आ जाएगा। और रही बात कन्नौज के बारे में, तो कन्नौज का पुराना नाम कभी भी पूछ ले तो आप कहना कन्नौज का पुराना नाम का नाम है महोदय, है ना, महोदय या कानिकुब्ज। तो जैसा नाम आपसे पूछे वैसा आप लोग उत्तर दीजिएगा। कानिकुब्ज नाम भी इसी का है, और इसके अलावा महोदय भी इसी का ही नाम है, ध्यान रखना। तो गहड़वाल वंश का केंद्र बिंदु क्या रहा? तो आप कहोगे कन्नौज, इसका सही उत्तर आ जाएगा। पूर्व का पूछे कि पहले कहाँ पर? वाराणसी। संस्थापक कौन? तो चंद्रदेव। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पुराने नाम के बारे में पूछे तो पुराने नाम भी आप बता दीजिएगा, आसानी हो जाएगी आपके लिए। अगला कह रहा है केंद्रीय केंद्रीय शाक भाजी या सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आगरा में है, झांसी में है, वाराणसी में है, कानपुर में है। तो देखो दोस्त, ध्यान रखना, यहाँ से सवाल इस तरीके से पूछे गए हैं, वैसे ही आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? वाराणसी के भीतर। वाराणसी के अंदर भी चंद दिनों पहले ही जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, यानी ईरी है। वैसे तो ईरी का मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, लेकिन अभी हाल ही में ईरी की एक शाखा भी कहाँ खोली गई थी? ईरी की एक शाखा भी आपके वाराणसी में खोली गई थी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की। वाराणसी अपने कई कार्यों के लिए फेमस है। जैसे अगर मैं बात करूं भारत माता मंदिर के लिए, तो पूछा जाता है भारत माता मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहोगे भारत माता मंदिर कहीं और नहीं है, यहीं आपके वाराणसी में ही है।
इसके अलावा आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में स्वर्ववेद मंदिर की स्थापना करी गई है, तो स्वर्ववेद मंदिर 20,000 लोग एक साथ बैठ करके अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, अध्यात्म कर पाएंगे, ये भी वाराणसी के भीतर ही है। और इसके अलावा हॉट एयर बलून फेस्टिवल के लिए भी वाराणसी आपका जाना जाता है। झांसी के अंदर मैंने आपको अभी बताया कि चारा अनुसंधान केंद्र के लिए झांसी जानी जाती है, केंद्रीय चारा अनुसंधान केंद्र। कानपुर के अंदर दलहन अनुसंधान केंद्र है, यानी कि आपका एक तो दलहन अनुसंधान केंद्र है, दूसरा आपका कृत्रिम अंग अनुसंधान केंद्र। कृत्रिम अंग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तब भी आप ये कहोगे कृत्रिम अंग अनुसंधान केंद्र यहीं पर है। कानपुर अपना आईआईटी कानपुर भी, आईआईटी भी यहाँ पर है, 2 ही आईआईटी हैं, वाराणसी के अंदर एक कानपुर के अंदर। और वह कानपुर को आर्थिक राजधानी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की, सर्वाधिक ये भी कह सकते हो चौराहों का नगर, और मथुरा के बाद दूसरा सर्वाधिक मेले भी लगने वाला नगर भी आपका यही ही है। तो ध्यान रखना इस बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या है, गंगा किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा के किनारे कौन नहीं है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज। देखो गंगा के बारे में मोटी मोटी बातें ध्यान रखना कि गंगा हमारे प्रदेश में 28 जनपदों से होकर के बहती है। यूपी में कितने जनपदों से बहती है, 28 जनपदों से प्रवाह लेती है। और इसका प्रवेश यूपी में कहाँ से होता है, तो हम कहते हैं बिजनौर से इसका प्रवेश होता है, जनपद बिजनौर से इसका प्रवेश हुआ, और यह बलिया से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाती है, बलिया जनपद से बिहार चली जाती है। तो गंगा के किनारे मैंने कई बार बताया होगा, बा से बलिया, बा से बिजनौर, यानी बिजनौर और बलिया, गंगा के किनारे बाबा रहते हैं, बा से बिजनौर, बा से बलिया। तो इसका ये एंट्री है और ये आपका एग्जिट है, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट दोनों ध्यान रखना। और साथ ही साथ गंगा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, लखनऊ। लखनऊ जो है आपका वो गोमती के किनारे है, ठीक है, गोमती के किनारे। और गोमती फूलहर झील से निकलती है। गोमती फूलहर झील कहाँ पर है, तो आप कहते हो पीलीभीत में। वैसे गोमती के किनारे जौनपुर भी आपका है, जौनपुर बहुत फेमस जगह है। जौनपुर भी किस नदी किनारे है, गोमती नदी के किनारे ही है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जितने विकल्प दे रखे हैं वो सारे सुमेलित हैं, सही हैं। आगे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है। देखो अगर मैं यूपी की बात करूं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपके 4 डायरेक्शन है यूपी की। अगर मैं बात करूं ये यूपी है, मान लेते हैं उदाहरण रूप से, तो इसकी जो उत्तरी सीमा बनाने का काम करती है वो शिवालिक श्रेणी काम करती है, ठीक है। जो शिवालिक श्रेणी आपकी वो उत्तरी सीमा इसकी बनाती है। अगर मैं पूर्व की सीमा बात करूं तो गंडक नदी इसकी प्राकृतिक रूप से बनाती है, ठीक है। ये सब प्राकृतिक सीमा के बारे में पूछा जा रहा है। अगर दक्षिणी सीमा की बात करें तो विंध्य श्रेणी इसकी सीमा बनाती है। जो विंध्य श्रेणी है आपकी ये क्या करती है, इसकी दक्षिणी सीमा तैयार करती है। और पूछा क्या है आपसे, पश्चिमी सीमा कौन तय करती है, तो आप ध्यान रखना यमुना नदी इसकी जो है वो वेस्टर्न सीमा तय करती है। इस आधार पर जो हमारा जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा यमुना नदी, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में सोना पाया जाता है। ऐसा सवाल मैंने आपको ऊपर बताया ना, तो आप आसानी से कह पाओगे कि सर सोन नदी के अंदर ये पाया जाता है। और मैंने आपको बाकायदा बताया कि सोन नदी सोनभद्र जनपद से होकर के बहती है। इसके बाद ये गंगा की एक सहायक नदी के रूप में बिहार में मिल जाती है, ये ध्यान रखना। बाकी जितनी बातें थी ऊपर करने लायक मैंने कर रखी है। परीक्षा बांध के बारे में, चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी से मैंने आपसे पूछे कि कौन कौन से बांध परियोजनाएं, डैम परियोजनाएं इसके ऊपर बनी है। ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा कि कौन कौन सी बांध परियोजनाएं चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा, उम्मीद है आप बताएंगे भी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में कौन सी गंगा की सहायक नदी है, यानी गंगा की सहायक नदी के बारे में पूछा गया है तो आपको गंगा के बारे में बताना है। केन, बेतवा, सोन, चंबल। देखिए दोस्त, जब गंगा की सहायक नदी के बारे में पूछा गया तो मैंने आपको यहाँ पे दोबारा पहले ही बता रखा और दोबारा बता दिया कि केन, बेतवा, चंबल नहीं होगा, सोन इसका सटीक सही उत्तर हो जाएगा। और यही प्रॉपर वे में अगर आप उत्तर देंगे तो इसका सही उत्तर यही ही आएगा, यही इसका ठीक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बात करें। देखिए दोस्त, ये जितने भी सवाल मैंने आपको कराए ये सारे पीवाईक्यू में ही आए हुए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप ध्यान रखना इस बात को लेकर कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ एक ज़रूरी और बात आप सबके लिए ये है कि आप सभी लोग प्रीवियस यूपी के मैंने कुछ टॉपिक्स करवा रखे हैं, आप चाहें तो यूपी की टॉपिक्स प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको यूपी स्पेशल मिल जाएगा। तो यूपी स्पेशल में जाकर के आप जितनी भी चीज़ें अन्य हैं वो भी चीज़ें कवर अप कर पाएंगे। और साथ ही साथ कुछ अन्य डेटा भी आपको मिल जाएगा, जैसे जनगणना का डेटा हो गया या अन्य चीज़ें जो फैक्ट यहाँ से पेपर में आएंगे वो अपने तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।